बैकअप का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं रीस्टोर की तरफ। रीस्टोर करने का तरीका भी वही है। अगर आप अपड्राफ्ट प्लस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने वहाँ से बैकअप लिया है तो रीस्टोर भी इसी बैकअप से होगा, इसी प्लगइन से होगा। अगर कोई बैकअप WP विविड से लिया है तो रीस्टोर भी ऐसे ही होगा। अगर कोई बैकअप आपने PHP माई एडमिन से लिया है तो उसका रीस्टोर PHP एडमिन में से ही जाकर होगा। होस्टिंग का जो तरीक़ेकार है वो भी ऐसा ही है। अगर कोई बैकअप आपने cPanel से लिया है तो cPanel से रीस्टोर किया जा सकता है। अलबत्ता जो होस्टिंगर है वहाँ पर रीस्टोर की ऑप्शन के लिए आपको उनकी लाइव चैट से रब्ता करना पड़ता है। बहरहाल रीस्टोर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर तो आपकी होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से है, पुरानी होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से थी, नई वेब होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से है, तो फिर तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे इस वक्त मसला ये है कि न्यू होस्टिंग भी होस्टिंगर की है और जो हमारी पुरानी होस्टिंग है वो भी होस्टिंगर की है। ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें ओल्ड होस्टिंग से जाके अपनी जो वेबसाइट्स को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस अकाउंट के अंदर एक वेबसाइट मौजूद है तो आप इस नए अकाउंट में वही वेबसाइट ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करना है, हम होम पेज पे जाएंगे, वेबसाइट की लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम बिज़नेस टू मार्क की जो वेबसाइट है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करते वक्त आप देखिए कि डिलीट बिजनेस वेबसाइट कंफर्म कर रहा है, ऑल वेबसाइट डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड योर फ्री ईमेल टू कीप इट ट्रांसफर और अपग्रेड बिफोर डिलीटिंग। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल डाटा ऑन दिस वेबसाइट and its subdomains will be lost and cannot be recovered. Emails can be restored within 30 days. आपका डेटाबेस चला जाएगा, आपकी कस्टम कोड चला जाएगा, ऑर्डर्स लिस्ट, इमेजेस, फ्री ईमेल प्लान सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हम इसको कंफर्म कर देते हैं। योर वेबसाइट बिजनेस इज बीइंग डिलीटेड, इट कैन टेक अप टू 10 minutes फॉर योर साइट टू बी डिलीटेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि जब तक ये वेबसाइट डिलीट नहीं हो जाती हमारे अकाउंट से, हम इसको नए अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते। वेबसाइट बीइंग डिलीटेड, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, हम उतनी देर ब्रेक करेंगे। क्योंकि वेबसाइट हमने पुराने अकाउंट से डिलीट करने पर लगाई है, जो कि अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं तो आप देखिए कि अभी डिलीट हो चुकी है। यहाँ से पेज रिफ्रेश करने पर पता चला। तो अब मैं अगर वेबसाइट को खोलूँ तो 403 फॉरबिडन आ रहा है, मतलब कि ये वेबसाइट अब क्योंकि होस्ट नहीं है होस्टिंगर पर पेज नज़र नहीं आएगा। तो मैं न्यू अकाउंट लॉगिन कर लिया है। आप देखिए कि ये न्यू अकाउंट है, किसी और ईमेल एड्रेस से बाय किया है। ये हमारा पुराना अकाउंट किसी और ईमेल एड्रेस से बाय किया हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पर हम वेबसाइट्स पर आएंगे और यहाँ से प्लस के बटन पर उसके लिए हमें ऐड वेबसाइट के बटन पर क्लिक करना है। तो ऐड वेबसाइट के बटन पर क्लिक करके मैं कहता हूँ वर्डप्रेस। ये हमसे पूछ रहा है कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या रखना है। तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड जो भी रखा जा रहा है उसको मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ और पासवर्ड को भी अपने पास कॉपी कर लूँगा। अब नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने पर वो हमसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह का थीम चाहिए। क्रिएट ब्लैंक साइट, हम इसको ब्लैंक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। डोमेन नेम वो कह रहा है कि आप बताइए, तो डोमेन नेम मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। This domain registered to another provider, you will have to verify on। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। टेम्परेरी डोमेन फ़िलहाल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये आ गया है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। 75% मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तो रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस, दिस माइट टेक फ्यू मिनट्स। 100% कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमें ऑटोमेटिकली अब लेके जा रहा है हमारे न्यू वेबसाइट के अंदर। अच्छा जी, फ़िलहाल ये हमें ले गया है हमारी टेम्परेरी डोमेन के अंदर। तो
डोमेन नीड्स सेटअप, ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन है। बिजनेस टू मार्क, ये डोमेन यहाँ पर आ चुकी है। डोमेन इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, टू मेक श्योर योर वेबसाइट इज़ एक्सेसिबल कनेक्ट योर डोमेन फर्स्ट। तो चेक गाइड पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है कि आपने ये जो हमारे नेम सर्वर्स हैं वो आपने अपनी डोमेन पर लगाने हैं। तो मैं ये दोनों नेम सर्वर्स अटैच करूँगा। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं कि क्या बिजनेस टू मार्क के ऊपर ये वाले नेम सर्वर लगे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारी वेबसाइट होस्टिंगर पर ही चल रही थी। तो एक वेबसाइट है DNS चेकर, इसको खोलते हैं और यहाँ पर अपनी डोमेन लिख के यहाँ पर NS सेलेक्ट करेंगे, NS और सर्च करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये हमारा ओल्ड DNS है जो लगे थे और हमारे जो अभी लगाने हैं वो ये हैं। तो हम जो डोमेन ओनर हैं उनको बोलेंगे कि आप ये जो डोमेन नेम है इसके ऊपर ये वाले नेम सर्वर अटैच कर दें। जैसे ही अटैच हो जाएंगे तो सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट होस्टिंगर के इस नए अकाउंट से भी अटैच हो जाएगी। तो ये क्लाइंट की तरफ से हमें कंफर्मेशन आ गई है कि उन्होंने नेम सर्वर जो है वो अपडेट कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने डोमेन नेम सिलो से परचेज़ की है। उन्होंने नेम सर्वर अपडेट करके हमें यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अच्छा जी, तो अब हमने पहले चेक किया था। न्यू टैब में दोबारा सेम डोमेन को चेक करता हूँ, NS सेलेक्ट करूँगा और सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो इफ़ेक्ट नहीं हुआ है आप देखिए, कुछ जगह पर हमारे जो नए कुछ जो सर्वर्स हैं कुछ कंट्रीज़ में हमारे नए नेम सर्वर्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए और कुछ जगह पर अभी भी पुराने हैं। तो बहरहाल हम अपने यहाँ पर जाते हैं और हम होस्टिंगर को कहते हैं कि जी हमने अपने नेम सर्वर अपडेट कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। गेट एन ईमेल सेंड टू दिस व्हेन न्यू डोमेन इज़ कनेक्टेड। ये कह रहे हैं कि जी हम चेक करेंगे, अगर डोमेन कनेक्ट हो चुकी है तो हम आपको ईमेल कर देंगे। तो क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद आपको डोमेन का स्टेटस यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा जब आप पेज को रीस्टोर करेंगे कुछ देर के बाद, यानी कि 5-10 मिनट के बाद। बाज़ औक़ात फ़ौरन हो जाएगा, बाज़ औक़ात ये 10-15 मिनट, 1 घंटा, 5-6 घंटे मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि उनका सर्वर कब हमारी डोमेन को कैच करता है। थोड़ा सा टाइम और गुजरा है। अगर आप वीडियो में इस टाइम को नोट कर रहे हो तो इस वक्त 9:36 हो गए। मेरा ख्याल है 5 मिनट और है। अब हमने दोबारा जब सर्च के बटन पर क्लिक किया है तो तकरीबन आप देखिए कि हमारे नए नेम सर्वर तकरीबन हर जगह से, हर सर्वर से जब हम इसको चेक करते हैं डिफरेंट लोकेशन से तो अपडेट हो चुके हैं। सिर्फ 1-2 रह गए हैं बहरहाल। और हमने अपने होस्टिंगर वाले पेज को रिफ़्रेश करके भी देखा है। तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो आप यहाँ पर भी देखिए कि डोमेन जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है। अब अगर मैं इसके WP एडमिन में जाऊँगा तो देखते हैं कि वो हमें टेम्परेरी डोमेन पर लेके जाता है या हमारी असल डोमेन पर। तो फ़िलहाल ये हमें टेम्परेरी डोमेन पर ही लेके जा रहा है। और जब हमने अपनी डोमेन को ओपन किया है तो वो भी सही तरीके से ओपन हो रही है। तो मैं /wp-admin लिख के एंटर करता हूँ। और जैसा कि आपको याद है हमने वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड अपने पास महफूज कर लिया था, नया वाला। मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास रीस्टोर करने के लिए भी वही तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। तो अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी प्लगइन्स हैं मैं सबको डीएक्टिवेट करूँगा।
ऐड अ प्लगइन, सर्च करूँगा अपड्राफ्ट प्लस और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दूँगा। इसी तरह से ऐड प्लगइन करूँगा और WP Vivid को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले हम अपड्राफ्ट प्लस पर आते हैं, जो कि हमने बैकअप अभी डाउनलोड किया था। हम वहाँ नीचे मौजूद अपलोड बैकअप की ऑप्शन से इसको हम दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अभी एक छोटा सा एरर आया था, उसको मैंने देखा तो उसका सलूशन मुझे मिल गया है। आप ये देखिए कि जो फाइल नेम है ना, उसके आखिर में ये 1 और 2 लिखा आ रहा था, जबकि जो बैकअप फाइल होती है उसमें सिर्फ नाम होना चाहिए। तो अब जब मैं सिर्फ सिंपल नेम वाली फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ तो अपलोड हो रही है। जैसे ही ये फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है अपलोड, तो इस तरह के अपलोड का बटन आ जाता है आपके पास और अब आप पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कीजिए तो ये फ़ाइल आपके पास इस तरह से नज़र आएगी। रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और ये पहले जो डेटाबेस है उसको चेक करेगा और जैसे ही चेक करने के बाद वेरीफाई कर लेगा तो अब आपके पास फ़िलहाल क्योंकि सेम वेबसाइट है तो मैं सर्च एंड रिप्लेस की ऑप्शन को ख़त्म कर देता हूँ और डायरेक्ट रीस्टोर के बटन पे क्लिक करता हूँ। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। रीस्टोरिंग टेबल, ये सारे टेबल एक मरतबा रीस्टोर करेगा और आखिर में फिनिश वाले स्टेप पर आके आपको बता देगा कि फिनिश हो गया है। तो सारे डेटाबेस कंप्लीट, क्लीनिंग को इसने छोड़ दिया है और फिनिश्ड। मैं इस पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा और इसके मुताबिक वेबसाइट अभी मेंटेनेंस मोड में है। तो मेंटेनेंस मोड में जाने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, खुद ही थोड़ी देर में वेबसाइट जो है वो वापस आ जाएगी। मेंटेनेंस मोड क्या है, इसके लिए आप अगर फाइल मैनेजर में जाएं और बिजनेस टुमार का फोल्डर खोल लें तो यहाँ पर आपको डॉट मेंटेनेंस एक फ़ाइल नज़र आएगी। तो बुनियादी तौर पर आप ये देखिए कि डॉट मेंटेनेंस फ़ाइल ये आपको नज़र आ रही है। ये वजह है कि आपकी वेबसाइट फ़िलहाल मेंटेनेंस मोड के अंदर है। जैसे ही थोड़ी देर में, वैसे तो ये फ़ाइल खुद ब खुद थोड़ी देर में डिलीट कर देता है वर्डप्रेस, लेकिन अगर बैकअप पे कोई मेंटेनेंस चल रही है तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। बहरहाल अगर आप ख़ुद चाहें तो आप इस फाइल को जैसे ही डिलीट करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो अब क्योंकि पुराना डेटाबेस रीस्टोर हो चुका है तो पुराने लॉगिन से हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट डेटाबेस के अंदर अभी सारी पोस्टें नहीं आई हैं, इसका मतलब है कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। कंटिन्यू रीस्टोरेशन पर दोबारा जाएंगे और एक दफ़ा दोबारा कोशिश करते हैं। बज़ाहिर फ़िलहाल अपड्राफ्ट के ज़रिए से रीस्टोर का अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम WP Vivid ऑप्शन को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो अब हम WP Vivid के अंदर आएंगे और WP Vivid का बैकअप हम अपलोड करेंगे। तो ये बता रहा है कि पब्लिक HTML, WP कंटेंट, WP Vivid बैकअप्स के अंदर आप फाइल रख सकते हैं। तो मैं पब्लिक HTML में जाता हूँ, WP कंटेंट, और यहाँ पर WP Vivid बैकअप्स का फोल्डर खोल लेते हैं और जो बैकअप है इसको यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। तो फाइल सेलेक्ट करेंगे बैकअप की, WP Vivid से जो हमने बनाया था ये है। तो फाइल अपलोड हो चुकी है मुकम्मल। अब मैं WP Vivid में आके स्कैन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमें बता रहा है कि एक बैकअप मुझे मिल गया है। इसके लिए रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे और अगेन रीस्टोर। आर
यू श्योर टू कंटिन्यू? ओके। तो ये दूसरा मेथड है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने मल्टीपल बैकअप्स क्यों लिए हैं, कि बाज़ बात एक चीज़ अगर काम नहीं कर रही, साइट बड़ी है, तो हम दूसरी ऑप्शन को, तीसरी ऑप्शन को या चौथी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। तो रिस्टोर प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ साथ ये आपको बताता जा रहा है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ और अपना प्रोसेस कंप्लीट करता जा रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी साइट रिस्टोर हो चुकी है। उसके बाद हम फाइल्स वगैरह के ऊपर फोकस कर सकेंगे। तो ये जितनी देर में प्रोग्रेस कंप्लीट हो रही है, इसने काफ़ी टाइम लिया है, मुझे उम्मीद है काम पूरा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं अपनी फाइल्स रीस्टोर करने पर। तो WP कंटेंट के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करके हमारी जो हमने जो फोल्डर बना रखा है, थीम्स, प्लगइन्स, इनको मैं बारी बारी अपलोड करूँगा। अभी मैंने पहली फ़ाइल अपलोडिंग पे लगा दी है। ये तकरीबन 15 MB है, तो ये अच्छा खासा टाइम लेती है। इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी ये जो अपलोडिंग का काम है आप ये कर लें अपने FTP के ज़रिए से। तो FTP के लिए अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बिजनेस टू मार्क का FTP क्रिएट कर लूँगा। FTP अकाउंट्स पर आएँ और यहाँ पर आप क्लिक करें इसका होस्ट नेम। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ न्यू साइट, इसमें लिखते हैं बी टू मार्क न्यू। होस्ट कॉपी किया, यहाँ से मैंने यूज़र नेम कॉपी किया। आप देखिए कि लॉगिन टाइप मैंने क्या सेलेक्ट की है, और उसके बाद चेंज FTP पासवर्ड पे क्लिक करके एक पासवर्ड मैं सेट करता हूँ और यही पासवर्ड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, चेंज पासवर्ड। तो मुझे पासवर्ड मालूम हो गया। यहाँ पे पासवर्ड सेव करके मैंने कनेक्ट कर दिया। तो लेफ़्ट साइड से डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो बिजनेस टू मार्क का फोल्डर है वो मैंने वो खोल लिया। राइट साइड पे मेरे पास आप ये देखिए WP कंटेंट का फोल्डर है, मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। अभी अभी हमने जो थीम्स का फोल्डर अपलोड किया है यहाँ से आप देखें कि वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और FTP के ज़रिए से भी नज़र आ रहा है। अब मैं प्लगइन्स को भी अपलोड कर देता हूँ और अब आते हैं अपलोड्स के ऊपर। आपकी मर्ज़ी है 10 GB की फ़ाइल एक ही मरतबा में अपलोड कर दें, आपकी मर्ज़ी है कि आप बारी बारी करें। बारी बारी करने का तरीक़ाकार क्या होगा, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बिजनेस टू मार्क खोलिए, अपलोड्स को एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। सारे के सारे अपलोड्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक एक फ़ोल्डर को जिप करके अपलोड करते जाएंगे। जैसे कि आप देखें कि मैंने पहले से 2025 का एक फ़ोल्डर जो है वो अपलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपलोड्स के अंदर चला जाऊँगा और 2025 का ये जो फ़ोल्डर है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इस अपलोडिंग से क्या फ़ायदा होगा, आप बारी बारी कि 10 GB की एक फ़ाइल अपलोड कर दें और वो एरर दे दे तो टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। अगर हम एक एक फ़ोल्डर करके अपलोड करें तो कम वक्त में बेहतर तरीके से बगैर एरर के काम किया जा सकता है। चलिए, अब आप अभी तक यहाँ पर सिर्फ थीम्स मौजूद थी। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए कि प्लगइन्स का फ़ोल्डर भी आ चुका है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक नया फ़ोल्डर बना के डाटा का फ़ोल्डर मैं इसमें एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से थीम्स को भी मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, फोल्डर डाटा, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल्स और एक्सट्रैक्ट। तो अब ये देखिए कि डाटा के फ़ोल्डर के अंदर थीम्स भी आ चुकी हैं और
ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। डाटा के फोल्डर को डिलीट करूँगा और अब मैं प्लगइन्स को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट और अंडरस्कोर, बल्कि मैं इसका नाम प्लगइन्स ही रख दूंगा, ओवरराइट और एक्सट्रैक्ट। अब प्लगइन्स के फोल्डर में जाके देखते हैं कि वो सारे प्लगइन्स आ चुके हैं। वेल डन। WP कंटेंट में वापस जाऊंगा, अब थीम्स को भी ऐसे ही करूंगा, एक्सट्रैक्ट और यहाँ पर थीम्स का फोल्डर, ओवरराइट, अलाउ और एक्सट्रैक्ट। थीम्स के फोल्डर में जाके देखेंगे कि न्यूज़पेपर थीम आ चुका है। अब हमारे पास अपलोड्स का फोल्डर है, यहाँ पर ये फाइल अपलोड हो रही है अभी। आप ये देखिए कि अभी अपलोडिंग चल रही है। जैसे ही अपलोडिंग मुकम्मल होगी हम फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमने थीम्स अपलोड कर ली, प्लगइन्स अपलोड कर लिए। अपलोड्स के अंदर आके हम अब डाटा भी अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा डेटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड की ऑप्शन आ गई है, अपडेट कंप्लीट। और अगर मैं अब लॉगिन करके चेक करूँ तो पोस्ट्स के अंदर सारी की सारी पोस्ट आ चुकी हैं। और अगर मैं साइट विजिट करूं तो साइट भी मेरी आ चुकी है, साइट भी आ चुकी है। तकरीबन हमारी साइट रीस्टोर हो चुकी है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा आखिर में ख़ास तौर पे, वो ये है कि अगर आपने यहाँ पर प्लगइन्स और थीम्स का फोल्डर अपलोड नहीं किया और उसका डाटा थीम्स के अंदर और प्लगइन्स के अंदर नहीं रखा, तब तक आपने प्लगइन्स वाले पेज को ओपन नहीं करना। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे ही आप प्लगइन्स के पेज को ओपन करेंगे ये फ़ौरन चेक करेगा कि क्या सारे प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में उन सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर देगा। तो हमें मालूम नहीं रह सकेगा कि कौन सा प्लगइन पहले मौजूद था और कौन सा पहले मौजूद नहीं था। तो मल्टीपल बैकअप लेने का आपको फ़ायदा हो गया कि पहले अपड्राफ्ट प्लस से कोशिश की, वो फेल हो गया, और हमने फिर WP विविड से कोशिश की, वो हमारी सक्सेसफुल रही और अब हमारी वेबसाइट बिल्कुल चल रही है। आप देख सकते हैं सिर्फ प्लगइन्स जो अपलोड्स हैं हम उसको देख रहे हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होंगी हम उसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो डाटा हमारे पास मौजूद रहेगा। 98% हो चुका है, तो ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स में जाएंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फोल्डर का नाम 2025 कर दिया, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल्स, एक्सट्रैक्ट। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि 2 GB फाइल है, काफ़ी ज़्यादा 2 GB की फ़ाइल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं। तो जब तक ये कंप्लीट होके ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश नहीं होता तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो 2025 के अंदर इंटरनल फोल्डर्स के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो तमाम इमेजेस आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इसी तरह से आप चाहें तो बारी बारी सारे फोल्डर्स, जैसा कि हमारे पास बिजनेस टू मार्क है, अब देखें कि 2023-22 ये सब फोल्डर्स आ गए हैं। बारी बारी 2022 को आज से ऐसे आप सेंड टू कंप्रेस फाइल करें और कंप्रेस फाइल बन जाएगी। जिस तरह से हमने 2025 के फोल्डर को अपलोड किया है, आप इसी तरह से 2025 के फोल्डर को FTP से अपलोड करें और यहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट कर लें, तो हमारी सारी इमेजेस भी आ गई। तो ये एक बड़ी साइट थी, काफ़ी लंबा हो गया ट्यूटोरियल। छोटी वेबसाइट्स के लिए
काम बहुत ही आसान होता है।